कि जहाँ बेडरूम होता है, मास्टर बेडरूम होता है, उसके साथ में अटैच्ड वॉशरूम होता है। तो क्या इससे घर के वास्तु पे फ़र्क पड़ता है? किसी भी भगवान की फोटो मूर्ति घर में कहीं नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मंदिर के अंदर लगानी चाहिए। वो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि अब मैं इस बेडरूम में जब रात को सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे बैक साइड में कोई खड़ा है, मेरे राइट साइड में कोई खड़ा हुआ है, कोई सामने से अचानक परछाई भाग के चली गई है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रोज तकरार रहती है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रहती है। तो उसका सबसे मेजर रोल प्ले करता बेड। तो जैसे टाइम बीतेगा, 3 साल 4 साल 5 साल, तो आप भी देखेंगे कि आपका जो लाइफ है ना उसमें डाउन आने स्टार्ट हो गए। वो सभी लोगों की एक सेम स्टेटमेंट थी कि जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो बेडरूम के बाद जो स्टेयर केस है उस जगह पर हमें कोई परछाई दिखाई देती है। ऐसा फील होता है कि जैसे कोई खड़ा हुआ है। अगर हमारी उस स्टेयर केस की तरफ पीठ है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई देख रहा है। कई लोग बेडरूम में ही अपने जो पूर्वज हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगा लेते हैं। क्या ये सही है वास्तु के अकॉर्डिंग? किया का बहुत बड़ा शोरूम था फरीदाबाद का। तो जब हमने उसको चेक किया तो आप मानेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम भागते हर जगह हैं, लेकिन ऐसा होता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे घर के अंदर होता है। और घर में भी एक ऐसी जगह जहाँ हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो सुकून वाली जगह ही आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? और आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आपके बेडरूम का वास्तु कैसा होना चाहिए। और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर मेहरा आर्यन वास्तु से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने स्टूडियो में मेरे को बुलाया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, कितना मैटर करता है बेडरूम का वास्तु हमारी लाइफ में? देखिए, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बेडरूम कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो बेडरूम है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम उसमें रोज़ाना के लगभग 7 से 9 घंटे स्पेंड करते हैं। साल के लगभग 365 दिन हम उसमें स्पेंड करते हैं। अगर हम पूरे जीवन को देखें तो लगभग 35% हिस्सा अपने जीवन का हम अपने बेड पर बिताते हैं। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि बेडरूम में बेड वो जगह है जिस बेड पर एक आदमी जन्म लेता है और उस बेड पर फिर वो अपना पूरा जीवन बिताता है और लास्ट में उसी बेड पर अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताता है। बेडरूम इसलिए भी ज़रूरी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से देखें तो बेड एक बच्चे के लिए मून यानी चंद्रमा का काम करता है क्योंकि माँ की तरह वो बिहेव करता है। एक युवा के लिए, एक मैरिड के लिए वो वीनस का काम करता है क्योंकि उसको वहाँ पर फिजिकल प्लेजर मिलते हैं। इसी तरह एक बुजुर्ग के लिए वो सैटर्न यानी शनि का काम करता है कि वो लास्ट में उसको रिलैक्स देता है। तो जिस बेडरूम में इतने सारे पॉइंट्स हैं तो उसको वास्तु कैसे निग्लेक्ट कर सकता है। इसीलिए वास्तु में बेडरूम का बहुत ही ज़्यादा रोल है। बेडरूम को सही करने पर हम लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को अच्छा सही कर सकते हैं। जैसे कई बार घर बनाते टाइम हम घर का वास्तु कराते हैं। अब अगर हम एक ऐसा सिनेरियो लें कि घर में सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन बेडरूम का वास्तु सही नहीं है, तो क्या इफ़ेक्ट आएगा उस घर में रहने वाले लोगों की लाइफ में? देखिए, पूरा इफ़ेक्ट बेडरूम का आएगा क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम अपने जीवन का, अपने डेली रूटीन का मैक्सिमम टाइम बेड पर स्पेंड करते हैं। बेड की बेड की हेल्प से हम चीज़ों को बहुत बेटर कर सकते हैं। चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम वेल्थ की बात करें, चाहे हम रिलेशनशिप की बात करें, हर चीज़ को बेड के एंगल से हम सही कर सकते हैं। अगर आप बेड का वास्तु सही कर लेते हो, बेडरूम को सही कर लेते हो, तो आप लाइफ में आने वाली सभी तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस? फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हम लाइफ में जो इस समय करंट सबसे ज़्यादा इशू हम फेस करते हैं वो होता है रिलेशनशिप चैलेंजेस। हस्बैंड वाइफ के बीच में रोज़ तकरार रहती है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रहती है। तो उसका सबसे मेजर रोल प्ले करता बेड। आइडियली हम क्या करते हैं कि सब लोग अपने बेड के अंदर कुछ भी सामान मिला, इलेक्ट्रिकल सामान बेड बॉक्स में रख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेड बॉक्स में रख देते हैं। उसके बाद कहीं से गिफ्ट आइटम वगैरह मिला दिवाली पर किसी और ओकेजन पे, उसको हम बेड बॉक्स में रख देते हैं। इसके अलावा भी जो भी सामान मिला, इवन यूटेंसिल्स है, क्रॉकरी वगैरह, सारा सामान हम बेड में रख देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो बेड है वो वीनस कहलाया जाता है और जो जितना भी हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट या ऐसा कोई सामान रखते हैं ये राहु होता है। तो राहु और वीनस का जब कॉम्बिनेशन हम बना देते हैं
तो रिलेशनशिप में एक बिग इशू खड़ा कर देता है। न्यूली मैरिड वाले केस में भी ऐसा कई बार होता है कि बस कुछ दिन रिश्ता तो सही चला, उसके बाद जैसे जैसे प्लेनेट ने अपना असर दिखाया और वैसे वैसे रिलेशनशिप चैलेंज क्रिएट हो गए। तो इस तरीके से ये जो वेस्ट रखना बेड के अंदर, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा इशू। कुछ लोग कपड़े, चद्दर, कंबल वगैरह रखते हैं, क्या वो रखना सही है? हाँ, आप बेड बॉक्स के अंदर कपड़े, कोई किसी प्रकार के कपड़े रख सकते हैं, ब्लैंकेट्स रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं, शीट्स रख सकते हैं। किसी प्रकार के कपड़े रखने से कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपको कोई भी दोष नहीं देंगे। अच्छा, ये पहले क्या होता था पुराने ज़माने में कि जो वॉशरूम वगैरह होते थे वो घर के बाहर होते थे। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया है कि जैसे मोस्टली टियर 1 सिटीज़ में कि जहाँ बेडरूम होता है, मास्टर बेडरूम होता है, उसके साथ में अटैच्ड वॉशरूम होता है। तो क्या इससे घर के वास्तु पे फ़र्क पड़ता है? पूरा, बेडरूम के वास्तु जी, पूरा फ़र्क पड़ता है। एक टाइम था जब जो वॉशरूम थे हमारे घर के गांव से भी दूर हुआ करते थे, जहां हम रहते थे उस बस्ती से दूर हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो वॉशरूम जो है घर के पास आने लगे। उसके बाद जब और आगे बढ़े तो क्या हुआ कि घर के अंदर होते थे लेकिन बाउंड्री वॉल के लगभग साइड में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो हर बेडरूम के साथ होने लगे। और आजकल तो ये सिचुएशन हो चुकी है कि हर बेडरूम के साथ एक वॉशरूम एंड एडिशनल एक पाउडर रूम के फॉर्म में वॉशरूम। तो वॉशरूम तो जैसे मैंने बताया कि राहु प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, और वास्तु में टॉयलेट्स को स्ट्रिक्टली डिनाइड किया गया है कि वॉशरूम नहीं होना चाहिए। और ऐसे केस में जब आप वॉशरूम को बेडरूम के अटैच में ले लेते हो, बेडरूम के साथ लगा के बना लेते हो, तो 101% आपको प्रॉब्लम देता है। वो आपको हेल्थ का इशू भी देगा, वो आपको वेल्थ का इशू भी देगा, और वो आपको रिलेशनशिप इशू भी देगा। तो इसलिए अब क्योंकि हमारी मजबूरी हो चुकी है, हम अटैच टॉयलेट से बच नहीं सकते, तो इसलिए हमें उसमें रह के ही उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ता है, उसकी रेमेडीज करनी पड़ती तो इस लेकिन इसका सॉल्यूशन होता है। है। जी हाँ, इसका सोल्यूशन होता है। तो अगर आप थोड़ा-सा ये भी बताइए कि अगर कोई अपना घर डिज़ाइन करा रहा है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो लोगों को ये पता नहीं होती कि किस डायरेक्शन में हमारा बेडरूम होना चाहिए। एक कंपास की नॉलेज नहीं होती। तो एज़ ए वास्तु एक्सपर्ट आप किस तरीके से लोगों को गाइड करना चाहेंगे ताकि लोग अपने घर की डायरेक्शन को ही समझ पाएँ? आज भी देखते हैं ना तो कंपास को समझना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखिए सर, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे वीडियो पे कमेंट्स आते हैं कि सर घर की डायरेक्शन को कैसे चेक करें? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सर हम जब घर की डायरेक्शन चेक करें, तो क्या हमको घर के सेंटर में खड़े होना है? या हमें घर के मेन डोर पर खड़े होना है? या घर के मेन गेट पर खड़े होना है? तो नंबर 1 तो डाउट ये वाला होता है। इसके बाद एक दूसरा डाउट भी लोगों को आता है कि जब हम डिग्री या डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, तो हमको घर की तरफ फेस करना है या घर की तरफ पीठ करनी है। तो ये दो बिग इशू हैं जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आर्किटेक्ट प्लान तैयार करके देता है, उसने उसमें डायरेक्शन जो आइकॉन बना रखा होता है वो भी उसने उल्टा लगा रखा होता है, क्योंकि उसने जो डायरेक्शन चेक करी रिवर्स मेथड से चेक कर रही है। मैं आपको इसका सही मेथड बताता हूँ कि आपको घर की डिग्री या डायरेक्शन कैसे चेक करनी है। लेट से हमारे पास एक प्लॉट है, एक खाली प्लॉट है, तो आप प्लॉट के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाएंगे। सेंटर में खड़े होने के बाद आप देखेंगे उस तरफ, जिस तरफ आपका मेन गेट है या जिस तरफ आपका रोड आता है, आप कंपास को ओपन कर लेंगे। आपके पास वो ऑयल बेस्ड कंपास भी हो सकता है, आपके पास मिलिट्री कंपास भी हो सकता है, या आप मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में भी कंपास एप्लीकेशन होती है। तो अगर हम मोबाइल को यूज़ करेंगे तो जैसे नॉर्मल हम यूज़ कर रहे होते हैं इसी तरीके से हम उसको हाथ में पकड़ेंगे, राइट? जी, लेकिन उसको मोबाइल या कंपास को यूज़ करने से पहले उसको कैलिब्रेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। जब भी आप मोबाइल लें तो मोबाइल को आप कुछ हिला लीजिए इस तरीके से, या 8 बनाते हुए कुछ ऐसा हिला लीजिए, तो आपका मोबाइल फिर कैलिब्रेट हो जाएगा। देन फिर आप स्टार्ट करें। दूसरी बात, जब आप डिग्री लेने को तैयार हैं, तो आप अपने मोबाइल को या कंपास को कोशिश करिए कि वो किसी वुडन पीस के ऊपर हो। ये उसका सेकंड प्रिकॉशन है। थर्ड प्रिकॉशन ये होता है कि जब आप डिग्री ले रहे हैं, तो आपके सराउंडिंग में लगभग 4-5 फीट के आसपास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस ना हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ना हो, कुछ आयरन का सामान ना हो, आपने घड़ी ना पहनी हो। तो जो भी चीज़ें मतलब उसकी वाइब्रेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपको उसको दूर रखना है। उसके बाद जब आप डायरेक्शन लेंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन ले पाएंगे। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो उसको डिस्टर्ब करेंगी, तो उससे कितना डेविएशन आता है? उससे बहुत डेविएशन आ जाता है। एक बार हम एक जगह गए थे,
इस किसी एजेंसी पे हम वास्तु चेक करने गए थे। एक जगह डिग्री आ रही है 78, एक जगह आ रही है 120 और एक जगह आ रही है 200। तो डिफरेंट उसमें वेरिएशन था, क्योंकि उस शोरूम के जस्ट फ्रंट साइड में हमने देखा तो मेट्रो का स्टेशन था। तो जब भी कोई बड़ा मेट्रो टनल होगा, मेट्रो स्टेशन होगा, कोई टनल होगा, इलेक्ट्रिकल पोल होगा, ट्रांसफार्मर होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है। तो इनका इसको चेक करने के लिए आपको अलग अलग 3-4 जगह पर डिग्री चेक करनी होगी। फॉर एग्जांपल, आपने घर के सेंटर में देखा, फिर आपने फ्रंट में देखा, फिर आपने बालकनी में देखा। जब आप 3 जगह डायरेक्शन चेक करेंगे तो चलो अगर हमने मान लो कंपास का सही आइडिया लगाया, तो फिर अब हमें बेडरूम की सही डायरेक्शन कैसे चूज़ करनी है? क्या मतलब वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी डायरेक्शन बताई गई है जिससे ये पता चले कि घर में बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए? बेडरूम जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। एक बेडरूम मास्टर बेडरूम है, एक बेडरूम किड्स बेडरूम है, एक बेडरूम सर्वेंट बेडरूम है, एक बेडरूम गेस्ट बेडरूम है। तो मल्टीपल टाइप के बेडरूम्स होते हैं और वास्तु में इन सब के लिए अलग अलग स्थान बताए गए हैं कि आपको कौन सा बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए। हम नंबर 1 एग्जांपल लेते हैं मास्टर बेडरूम का। मास्टर बेडरूम इसलिए कहते हैं कि जो भी घर का की पर्सन है वो उस बेडरूम को यूज़ करेगा, सो दैट मास्टर बेडरूम को अगर वो यूज़ करेगा तो सब लोग उसका डिसीजन फॉलो करेंगे, उसका कहना मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो इसलिए वास्तु में जो डायरेक्शन है वो होती साउथ वेस्ट। अगर आप मास्टर बेडरूम की बात करें तो हमेशा अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाएं। वो बेडरूम आपको स्टेबिलिटी देता है, वो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग देता है और वो आप बिजनेस में ग्रोथ देता है। ये तीनों चीज़ें घर के की पर्सन के लिए बड़ी ज़रूरी है। नंबर दूसरे पे आता है कि मान लीजिए कि आपको गेस्ट बेडरूम बनाना है। गेस्ट बेडरूम ऐसी जगह पर बनाया जाता है कि अगर कोई गेस्ट हमारे घर आ जाए तो 1 या 2 दिन रहे और उसके बाद वो वापस चला जाए। हमने उसको ऐसी जगह नहीं बिठाना होता कि वो कहते हैं ना कि अतिथि तुम कब जाओगे, तो उस सिचुएशन पे हमको नहीं जाना होता। इसलिए हम उसको ऐसी जगह बिठाते हैं कि ठीक है वो आ गया लेकिन 1-2 दिन में वो चला जाए। इसीलिए गेस्ट बेडरूम को घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बनाया जाता है। घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एयर की डायरेक्शन है। एयर की डायरेक्शन में लोग ज़्यादा देर नहीं रह सकते, तो उन्हें मूवमेंट वाली जगह पर बिठाया जाता है। वो उसकी सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं हम किड्स बेडरूम के बारे में। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनका जो प्राइम ऑब्जेक्ट है स्टडी करना है। उनको ना तो बिजनेस करना है, ना उनको रिलेशनशिप का इशू है, ना उनको किसी और प्रकार की टेंशन है। बच्चों की स्टडी सही हो जाए, यही हमारा प्राइम एम होना चाहिए। और बच्चों की स्टडी की जो सबसे अच्छी डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है। ईस्ट डायरेक्शन बच्चों का आप स्टडी करोगे, ईस्ट को फेसिंग करेंगे, तो उनकी एजुकेशन बहुत बेटर रहेगी, उनका माइंड शार्प रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए उनका ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बनाना चाहिए। अच्छा, अगर घर का वास्तु खराब है, तो क्या ये नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करता है? अगर घर का बेडरूम है तो नेगेटिविटी को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग अपने बेडरूम के अंदर पूजा रूम बना लेते हैं। हो सकता है कई बार स्पेस का इशू है, जगह नहीं है या कुछ भी उनके लिमिटेशंस है। तो ऐसे में जब आप पूजा रूम को बेडरूम के अंदर बनाते हो तो दो डिफरेंट एक्टिविटीज काम करती हैं। पूजा रूम रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, स्पिरिचुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और बेडरूम रिप्रेजेंट करता है मैरिड लाइफ को। तो वीनस एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। जिन जिन लोगों ने अपने बेडरूम के अंदर पूजा रूम बना रखे हैं वो लोग नेगेटिविटी को स्ट्रॉन्ग फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चीज़ है। ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है कि वो जैसे जैसे उस घर में उन्होंने टाइम बिताया वैसे वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो गई, उनको एक्सपीरियंस होने लगे। हम मन का वहम तब कह सकते हैं अगर घर में किसी एक आदमी को ऐसे एक्सपीरियंस हो। मैंने एक जगह बॉम्बे में विजिट किया था, तो उस जगह एक ही घर में 3 लोगों को सेम एक्सपीरियंस होता था। वो सभी लोगों की एक सेम स्टेटमेंट थी कि जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो बेडरूम के बाद जो स्टेयर केस है उस जगह पर हमें कोई परछाई दिखाई देती है। ऐसा फील होता है कि जैसे कोई खड़ा हुआ है। अगर हमारी उस स्टेयर केस की तरफ पीठ है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई देख रहा है, वहाँ पर उनका आभास महसूस होता है। अच्छा, जैसे हमने एक चीज़ अभी डिस्कस किया कि घर का जो मंदिर है, वो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। तो घर के मंदिर की सही दिशा क्या होनी चाहिए घर में? एज पर वास्तु घर के मंदिर की जो सबसे अच्छी जगह है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईशान कोण जो है वो सबसे पवित्र जगह होती है
और साइंस के एंगल से देखें तो जो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि वो जो नॉर्थ से हमारी मैग्नेटिक पावर आती है और ईस्ट से जो सोलर एनर्जी आती है, तो दोनों का एक कंबाइन जगह है। तो उस जगह पर अगर मंदिर बनाया जाता है तो पॉजिटिविटी की वजह से सबसे बेस्ट जगह है। उस जगह आप मंदिर बनाइए, और मंदिर बनाते समय जब आप पूजा करेंगे तो आप ईस्ट फेस करिए, सो दैट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आपको मिले। ऐसी जगह जो मंदिर बनेगा तो घर के अगर बाकी वास्तु दोष भी हैं तो उनको भी ओवरकम कर लेता है। अच्छा, कलर्स भी मैटर करते हैं बेडरूम के लिए? कई बार ऐसा होता है कि हमने वास्तु के अकॉर्डिंग पूरे ऑब्जेक्ट बना लिए, रूम को भी सही जगह बना लिया, बेडरूम भी सही कर लिया, किचन भी साउथ ईस्ट में ले गए, मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट में ले गए, लेकिन हुआ क्या कि एंटी कलर को यूज़ कर लिया। एग्जाम्पल के लिए कि आपका बेडरूम साउथ में है या आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, आपने बेडरूम बड़ा अच्छा बनाया, बेड की पोजीशन भी सही लगा दी, बट आपने वहाँ पर क्या किया, ग्रीन एंड ब्लू कलर कर दिया। क्योंकि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, और वहाँ पर ब्लू कलर जो कि वाटर का कलर है वो उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। इट मीन जब भी आपका साउथ वेस्ट वाली जगह पर ब्लू कलर जाएगा तो वो क्या करेगा, आपकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा, आपके जो रिलेशनशिप है उनको डिस्टर्ब कर देगा। इवन आपको जो बिजनेस में अचानक अप डाउन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कौन से ऐसे कलर हैं जो बेडरूम में बिल्कुल नहीं होने चाहिए? देखिए, वैसे तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कलर हम स्टैंडर्ड नहीं कह सकते कि आपको किसी भी बेडरूम में नहीं करना चाहिए। कलर जो हैं वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। ये हमें ये देखना है कि जो हमारा बेडरूम है वो घर के किस जोन में बना है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका जैसे आपका जो बेडरूम है अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वहाँ का जो बेस्ट कलर है वो ग्रीन कलर है। अगर आपका बेडरूम साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ का जो बेस्ट कलर है वो रेड शेड्स हैं। आप रेड यूज़ कर सकते हैं, आप पिंक यूज़ कर सकते हैं, आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कलर बेस्ट हैं। इसी प्रकार अगर आपका जो बेडरूम है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो आप येलो गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बेडरूम वेस्टर्न डायरेक्शन में जा रहा है तो आप वाइट यूज़ कर सकते हैं, ग्रे यूज़ कर सकते हैं। आपका बेडरूम मान लीजिए ईस्टर्न डायरेक्शन में है तो आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं, रेड शेड यूज़ करते हैं। तो ये टोटल डिपेंड करेगा कि हमारा बेडरूम घर के किस जोन और किस डायरेक्शन में आ रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग बेडरूम में ही अपने जो पूर्वज हैं उनकी फ़ोटोज़ लगा लेते हैं। क्या ये सही है वास्तु के अकॉर्डिंग? कि जब भी पूर्वजों की आप फोटो लगाते हैं तो सबसे पहले ट्राई करिए कि घर के जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट जोन की जो वॉल है, आप वहाँ पर अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगाइए। कई बार ऐसा होगा कि आपको वो स्पेस नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आप वहाँ पर कई बार स्टोर रूम आ जाएगा, कई बार आपने स्टडी रूम बना लिया। तो जो सेकंड ऑप्शन होता है पूर्वजों की फ़ोटो के लिए वो होती है वेस्ट डायरेक्शन, सैटर्न की डायरेक्शन। आप वेस्ट डायरेक्शन में अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगा सकते हैं। यदि आपको वेस्ट डायरेक्शन में भी ऑप्शन नहीं मिलता या आपको वॉल अवेलेबल नहीं है, देन आपको साउथ डायरेक्शन में पूर्वजों की फ़ोटो लगानी चाहिए। इन तीनों डायरेक्शन के अलावा आपको किसी भी जगह पूर्वजों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। नंबर 2, आपको बेडरूम के अंदर पूर्वजों की फ़ोटो लगाने से बचना चाहिए। नंबर 3, आपको पूर्वजों की फ़ोटो का किसी टॉयलेट की वॉल पर, किसी किचन की वॉल पर नहीं लगाना चाहिए। और अगर हम पेंटिंग्स की बात करें, तो किस टाइप की पेंटिंग लगानी चाहिए और कुछ ऐसी पेंटिंग जो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए? पेंटिंग में 3 रूल्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 पे आप पेंटिंग जिस जगह पर, जिस वॉल पर लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन का कलर हमेशा याद रखें। एंटी कलर्स की पेंटिंग ना रखें। फॉर एग्जांपल आपने अपनी पेंटिंग को लगाया ईस्ट डायरेक्शन में, तो जो ईस्टर्न डायरेक्शन है वो सूर्य की डायरेक्शन है, वहाँ का जो बेस्ट कलर है वो ग्रीन कलर है, और वहाँ का जो सबसे नेगेटिव कलर है वो ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर की पेंटिंग आप नहीं लगाएं। इसी तरीके से किसी भी जोन पे जब पेंटिंग लगा रहे हैं सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन को चेक करें। नंबर 2 पे आपको देखना है कि आप जब पेंटिंग लगा रहे हैं तो उसमें आपने कौन सा मटेरियल यूज़ कर रखा। हो सकता है कि आपने वुडन यूज़ किया हो सकता है आपने एल्युमिनियम यूज़ किया हो, आपने आयरन यूज़ किया हो। तो सभी डायरेक्शन के अपने अपने मेटल्स होते हैं। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, कोई भी जब आप पेंटिंग लगाएं तो आपको ये देखना है कि उसके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। अगर पेंटिंग के एक्सप्रेशन नेगेटिव हैं तो वो एक टाइम के बाद, लगभग 3 से 7 साल के बाद, वो उसके एक्सप्रेशन आपकी लाइफ में आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपको नुकसान देना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटिंग है जिसमें एक शिप जा रहा है और वो पानी में डूब रहा है। तो जैसे ही जैसे टाइम बीतेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आप भी देखेंगे कि आपका जो लाइफ है ना उसमें डाउन आने स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरीके से आपने एक पेंटिंग लाई कि उसमें ना एक कोई फीमेल है,
आँखों से आँसू बह रहे हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तो एक टाइम के बाद घर की फीमेल जो है दुखी होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो फ़ोटो या पेंटिंग के एक्सप्रेशन सबसे पहले चेक करें। ऐसा ना हो कि एक टाइम आने के बाद वो एक्सप्रेशन आपकी लाइफ़ में भी आने स्टार्ट हो जाएँ। तो हमें पेंटिंग कुछ ऐसी चूज़ करनी चाहिए जो एक पॉजिटिव मैसेज दें। जी, जब भी आप पेंटिंग चूज़ करें, आप देखिए उसमें एक पॉजिटिव मैसेज हो, वो ग्रोथ उसमें रिप्रेज़ेंट हो रही हो, उसमें हैप्पीनेस आ रही हो, उसमें एन्जॉयमेंट नज़र आ रहा हो। अगर आप ऐसी पेंटिंग यूज़ करेंगे, आप रोज़ उसको देखेंगे, आप उससे रोज़ उससे कनेक्ट होंगे, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट होगा और वो सारी घटनाएँ आपकी लाइफ़ में घटित होनी शुरू हो जाएँगी। कई बार मैंने देखा है कि लोग भगवान की फ़ोटोज़ भी लगा लेते हैं, जैसे राधा कृष्णा, तो ये सही है वास्तु के अकॉर्डिंग? भगवान की फ़ोटो, भगवान की पेंटिंग्स हमेशा मंदिर के अंदर लगाएँ। लोग क्या करेंगे, बेडरूम में राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा दी है, गेट पे भगवान की फ़ोटो लगा दी है और ड्रेसिंग टेबल पे मूर्ति रख दी है। होता क्या है कि जगह-जगह फ़ोटो मूर्तियाँ रखने से हम मूर्तियों की, भगवान की मर्यादा को मेंटेन नहीं कर पाते। आपने एक हाइट पे भगवान की फ़ोटो मूर्ति लगा दी, उसके बाद आप सिर्फ़ होली, दिवाली पे ही उसकी सफाई कर पाएँगे। उसी पे मक्खी भी घूमेंगी, उस पे मच्छर भी घूमेंगे, उसके ऊपर छिपकलियाँ भी बैठेंगी, उस पे मकड़ी भी अपने जाले बनाएगी। तो एक तरीके से हम उनका अपमान कर रहे होते हैं। वही फ़ोटो या पेंटिंग या मूर्तियाँ अगर आप मंदिर में रखिए, तो देखिए आप रोज़ उनकी पूजा करेंगे, रोज़ अगरबत्ती करेंगे, आपको उसकी पॉज़िटिव एनर्जी आएगी। अच्छा, अगर हम अब बात करें जो अनमैरिड, जो सिंगल लोग हैं, तो वो तो एक रूम में ही रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग वगैरह के लिए बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनका तो रूम ही सिंगल है। तो ऐसे में क्या उन लोगों के लिए भी वास्तु मैटर करते हैं? जब भी आपने चारदीवारी खड़ी कर दी, आपने फर्श बनाया, आपने छत बना दी, तो वो एक पूरे घर की तरह ट्रीट करता है। अब मान लीजिए कि एक ही फ्लोर पर 4 फ्लैट होते हैं, तो चारों फ्लैट का वास्तु अलग-अलग एंगल से कंसीडर किया जाएगा। अगर उन लोगों के पास एक सिंगल रूम में लेट्स से उनके पास 10 बाय 10 फीट का एक रूम है, तो आपको ये कंसीडर करना है कि ये उनका पूरा घर है। और उस पूरे घर के हिसाब से आपको डायरेक्शन को मार्क करना है कि उस रूम में ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। और वास्तु के सभी प्रिंसिपल को आपको ऐसे ही फॉलो करना है कि जैसे किसी बड़े घर में फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब वो पूजा करने के लिए अगर आप उन्होंने एक छोटी सी फोटो या मूर्ति रख ली है, तो आपको उस रूम के नॉर्थ ईस्ट में लगानी है। अगर आप अपना बेड लगाना चाह रहे हैं, अपना फोल्डिंग लगाना चाह रहे हैं, सोने के लिए गद्दा लगाना चाह रहे हैं, तो आपको उस रूम के साउथ वेस्ट में लगाना है। अगर आपने पीने के लिए कुछ म्यूर जग रखा है, वाटर रखा है, बोतल रखी है, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना है। अगर आप उस कमरे में खाना बना रहे हैं, आपने छोटा सा गैस चूल्हा रखा हुआ है, स्टोव रखा हुआ है या आपने इंडक्शन कुछ रखा हुआ है, तो आपको उस रूम के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि रूम छोटा हो या बड़ा हो, आपको फॉलो वास्तु के सारे प्रिंसिपल वैसे ही करने हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं कि उनकी कुंडली में पैसा बहुत है या फिर वो कोई हेल्थ वगैरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों ने वास्तु पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे लोगों की लाइफ कैसी रहेगी वास्तु के अकॉर्डिंग? क्या वास्तु मैटर करेगा या फिर प्लेनेट उस चीज़ को ओवरकम कर देंगे? देखिए वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये 2 प्राइम ऑब्जेक्ट होते हैं। मेरा ये मानना है कि जो वास्तु है वो एक कार की तरह होता है और जो एस्ट्रोलॉजी होती है, कुंडली होती है, वो एक ड्राइवर की तरह होती है। अगर आपका वास्तु और आपकी एस्ट्रोलॉजी दोनों बेटर है, इसका मतलब यानी आपका ड्राइवर और आपकी गाड़ी दोनों परफेक्ट हैं, तो तभी आपकी अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है। आपका ड्राइवर बहुत अच्छा है, गाड़ी आपकी खराब है, डज़न्ट मैटर कि होंडा सिटी की मर्सिडीज़ है, तो आप ट्रैवलिंग नहीं करोगे। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी बड़ी अच्छे लेवल की है, लेकिन चलाने वालों को चलाना नहीं आता, तो भी आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे। तो लाइफ की स्मूथ जर्नी के लिए एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि कुंडली में जो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वास्तु खराब है, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि वो वास्तु आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा जितना सही वास्तु होने पर होता। अब मान लीजिए उसको रिवर्स कर देते हैं कि कुंडली में आपका एक प्लेनेट बहुत ज़्यादा खराब है, लेट से आपका राहु बहुत ज़्यादा खराब है और वास्तु में बोला गया कि आप अपना जो बेडरूम है उन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना लो, जो कि एज पर वास्तु बड़ा अच्छा माना जाता है।
अब ऐसे नेगेटिव राहु वाले आदमी को वो साउथ वेस्ट का जो बेडरूम है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों को चेक करके चीज़ों को करेक्ट किया जाना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वास्तु कराने से पहले जो कंसर्न पर्सन है उसकी कुंडली भी देखी जानी चाहिए। अक्सर लोग वास्तु कंसल्टेंट को बुला लेते हैं और वास्तु का विजिट करवाने के बाद सब चीज़ों करके वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी रेमेडीज को अप्लाई करते हैं। पर मेरे हिसाब से ये आधा अधूरा वास्तु है। जब तक आप एस्ट्रोलॉजी को टच नहीं करोगे, उसके स्टार्स को नहीं देखोगे, तब तक आप वास्तु में अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते। जो ज्योतिष को चेक करना, उसके ग्रहों को देखना, उसकी दशाओं को देखना और फिर वास्तु को करेक्ट करना। इवन नॉट ओनली ओनर, घर में जितने भी मेंबर्स हैं, जब भी वास्तु को करेक्ट कराओ तो उनकी जन्म कुंडली जरूर चेक कराओ। उसमें ये जरूर देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपका फोर्टे कौन सा है, और कौन सा प्लेनेट आपका नेगेटिव है, सो दैट आपकी वीकनेस कौन सी है। तो इन दोनों को जब आप एनालाइज करोगे, उसके हिसाब से आपको रेमेडीज करनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक आदमी की कुंडली में मरकरी बहुत ज़्यादा खराब है, उसका बुध बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मीन राशि का है या 12th हाउस में बैठा हुआ है, इट मीन स्ट्रॉन्ग नीच है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। और ऐसे में अगर आपने उस आदमी को कह दिया कि आप सर क्या करिए, नॉर्थ में ना प्लांट्स लगा लीजिए, आप इसको ग्रीन कर लीजिए, आप ग्रीन सीनरी लगा दीजिए, तो आपने वास्तु के एंगल से तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन क्योंकि उसका एस्ट्रो चार्ट उसको डिनाई करता है, नेगेटिव है, तो वही जो प्लांट्स है हो सकता है कि उसको नेगेटिव असर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। इसलिए एस्ट्रो चार्ट को हमेशा कंसीडर करें, क्योंकि ऐसे घरों में नेगेटिव एनर्जी के हिट होते हैं और उन्होंने अपना वहाँ पर एक गढ़ बना रखा है। आप जब किसी जगह पर वास्तु करने जाते हो तो आपका पर्पज होता है कि उसको ट्रीट करना, और वो एनर्जी उसको ट्रीट होने नहीं देना चाहती। तो आप क्योंकि उस एनर्जी के साथ इंटरफेयर कर रहे हो, तो वो आपको हिट करती है। तो ऐसे केस में वास्तु एक्सपर्ट हो चाहे फैमिली मेंबर्स हो, उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे में आप अपना बचाव कैसे करते हैं? जब भी किसी ऐसे घर में जाएं जहां पर आपको नेगेटिव हिट लगते हो, कि लगे कि कुछ ऐसी एनर्जी काम कर रही है, आपको नुकसान हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक हम ब्रेसलेट्स यूज़ करते हैं, क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल की सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है एमेथीस्ट। आप एमेथीस्ट स्टोन को यूज़ करेंगे, आप उसका ऐसे ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं, आप उसका स्टोन अपने पास रख सकते हैं। ऐसे जो सेकंड नंबर पर स्टोन आता है उसको कहते हैं ब्लैक टर्मोलिन। ऐसे ब्लैक कलर का एक स्टोन होता है, आप इसका भी ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं, इसकी माला भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिस्टल के एंगल से आप ऐसे इस तरीके से बचाव कर सकते हैं। यदि आप रेकी एक्सपर्ट्स हैं, आपने रेकी पे काम किया हुआ, आपको रेकी की नॉलेज है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं जिनको हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे चोकरे एक सिंबल होता है रेकी हीलिंग में, उसको अपनी बॉडी पे बनाया जाता है, उसके बाद नेगेटिव हिट नहीं होते। ऐसे सेहे की एक सिंबल होता है, हम उसको भी यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हमें पहले से कोई हिंट दे देता है कि सर हमें ये इशू ज़्यादा फेस कर रहे हैं, कि उसमें श्योर है कि वहाँ पर ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, तब हम जो रेकी का स्ट्रॉन्ग सिंबल होता है जिसको डाइकोमो बोलते हैं, हम डाइकोमो को अपनी बॉडी पे बनाते हैं और उस पर घर पे जाने के बाद वहाँ पे भी बनाते हैं। इस तरीके से हम अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये जो स्टोन ब्रेसलेट्स हैं ये तो कोई भी पहन सकता है, इसके लिए कोई ऐसे स्पेशल कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती? स्टोन और क्रिस्टल की कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल तब काम करेगा जब आप उसकी प्रोग्रामिंग करोगे। उससे पहले सभी क्रिस्टल डेड होते हैं, वो अपना काम नहीं करते। एनर्जाइज करना पड़ेगा। क्रिस्टल को एनर्जाइज भी किया जाता है एंड क्रिस्टल को प्रोग्राम भी किया जाता है। एनर्जाइज तो मीनिंग ये कि जैसे आप जब आप एक क्रिस्टल लेने जा रहे हो, आपने एक ब्रेसलेट कहीं से खरीदा, तो हो सकता है कि उसको आपसे पहले 10 लोगों ने चेक किया हो, वो 10 लोगों के हाथों से गुजर के गया हो, तो सभी लोगों की नेगेटिव एनर्जी उसमें ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले जो हीलर होता है कि किसी भी क्रिस्टल को क्लियर करेगा, उसको डीप्रोग्राम करेगा, कि उसमें जो भी किसी का टच हुआ है, किसी भी एनर्जी है, उसको रिमूव करेगा। उसके बाद आपको आपका पर्पज क्या है किसी क्रिस्टल को पहनने का। हो सकता है कि आप हेल्थ के एंगल से पहनना चाहते हो, आप उसको वेल्थ के लिए पहनना चाहते हो, आप उसको लव के लिए, आप उसको रिलेशनशिप के लिए पहनना चाहते हो। तो जो हीलर होता है उसमें प्रोग्रामिंग करके उस पावर को इंसर्ट करता है। उसके बाद जब आप क्रिस्टल को पहनोगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट देगा। आप प्लेन लेके सीधा शॉप से लिया, क्रिस्टल पहन लिया, तो मेरे को लगता नहीं कि आपको वो असर करेगा। एक कई बार ये देखा जाता है कि घर जाते ही कुछ एंजाइटी एंड डिप्रेशन सा होने लग जाता है, मतलब एक सैडनेस सी फील होती है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है?
देखिए, कई बार जब हम मकान बनाते हैं तो जो हमारी बेड की पोजीशन है, उसके ऊपर पिलर जा रहा होता है या बीम जा रहा होता है। आप सो रहे हैं और आपके जस्ट हेड के ऊपर से एक बीम जा रहा है। तो बीम क्या होता है कि आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा एक प्रेशर डालता है। इसी तरीके से अगर साइड में कोई पिलर आ रहा है और कोई शार्प कॉर्नर है, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो लाइफ में ना एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब भी आपके बेडरूम में कभी एक बीम आपके सिर के ऊपर आया या कोई ऐसा पिलर आया या किसी वॉल का या कोई शार्प कॉर्नर आया, तो आप उसको फॉल सीलिंग से या डिफरेंट मेथड से तो आप उसको हाइड कर दीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो जो डिप्रेशन एंग्जाइटी का इशू आप फेस कर रहे हो, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं फैमिली में जिनको पेन होता है, बॉडी पेन होता है पर्टिकुलर किसी जगह पे। तो ये भी क्या वास्तु दोष का ही इफ़ेक्ट जी है? हाँ, ऐसा कई बार देखा है कि जब हम साइट पे विज़िट करते हैं तो लोग कहते हैं जी अ, एक पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में पेन रहता है, वो भी स्पेसिफिक जगह पर पेन रहता है। बाकी किसी को नहीं है, सिर्फ़ उसको पेन रहता है, दवाई भी ली है, ट्रीटमेंट भी करवाया है, बट किसी से कोई रिलैक्स नहीं हुआ, थोड़े दिन में थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है, अगेन फिर वो चीज़ चालू हो जाती है। तो जो हमारी स्टडी में आया, इसका जो मेजर रीज़न होता है कि जब हम बेड पे सो रहे होते हैं, तो आपके सामने क्या होगा कि मिरर लगा होगा। वो ड्रेसिंग टेबल का मिरर हो सकता है, वो अलमीरा का मिरर हो सकता है या किसी भी टाइप का मिरर हो सकता है। जब भी मिरर के अंदर आपका कोई भी बॉडी पार्ट नज़र आएगा, तो आपके उसी बॉडी पार्ट में पेन होगा ही होगा। आप ट्रीटमेंट करवाओगे, आप दवाइयाँ लोगे, आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाएगा, लेकिन अगेन फिर दोबारा से आपके सामने आ जाएगा। अगर आप ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फ़ेस करते हो कि पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पेन रहता है, तो आप या तो उसकी जो प्लेसमेंट है उसको शिफ्ट कर दीजिए, उसका जो मिरर का एंगल है चेंज कर दीजिए। अगर आप कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता तो एटलीस्ट सोते समय आप उसको कवर कर दीजिए। कई बार हम क्लॉक्स वगैरह भी रखते हैं, अलग-अलग टाइप के क्लॉक्स होते हैं। तो उसको लेके हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर आप वॉल क्लॉक लगा रहे हैं, तो सबसे पहले ट्राई करिए कि वो आपके उस रूम की ईस्टर्न वॉल पे लगनी चाहिए। कई बार आपको ईस्टर्न वॉल नहीं मिलेगी, देन आप क्लॉक को नॉर्दर्न वॉल पे भी लगा सकते हैं। ईस्टर्न वॉल का मतलब ये है कि जब अगर हम खड़े हों तो हमारे सामने ईस्ट डायरेक्शन। जी, जब भी आप खड़े होंगे तो आप जिस वॉल को देखेंगे वो ईस्टर्न वॉल होनी चाहिए, उस साइड से सूरज निकलना होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन नॉर्दर्न वॉल पे ले जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो होता है वो वेस्टर्न वॉल होती है। आप वेस्ट वॉल पे भी अपनी वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। लेकिन भूल कर भी आप सदर्न वॉल पर वॉल क्लॉक मत लगाइए। साउथ वॉल पे जब भी आप वॉल क्लॉक लगाओगे तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम देगी। सबसे बड़ी बात उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में चीज़ों को वो डिले कर देगी। फॉर एग्जांपल के लिए एक जॉब का ऑफर आने वाला, नहीं आ रहा। घर में लड़की की शादी होने वाली, रिश्ता नहीं आ रहा। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो लाइफ में जो भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, साउथ डायरेक्शन पर लगी हुई वॉल उसमें डिले लाना स्टार्ट कर देती है। अगर मान लो किसी का रिश्ता नहीं आ रहा है या किसी का जॉब ऑफर डिले हो सकता है, तो उसके पीछे बहुत सारे और भी रीज़न्स हो सकते होंगे। हाँ, बिल्कुल, देखिए रीज़न तो हर इवेंट में बहुत सारे ही होते हैं। उसमें रूम का रोल भी प्ले होगा, उसमें एंट्रेंस का रोल भी प्ले होगा, बट ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, उसमें हेल्प का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को ही एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में उन सवालों के जवाब दे सकें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।